बरसगीर ने बड़े बड़े हमलावर देखे हैं, लेकिन अमीर तैमूर के यहाँ हमलों ने पंजाब और दिल्ली को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इन इलाकों ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी थी। पंजाब के बाद जब अमीर तैमूर ने दिल्ली का रुख किया तो क्या हुआ? दिल्ली की तारीख के बदतरीन कत्लेआम की हकीकत क्या है? क्या इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है या फिर वाकई दिल्ली ने ऐसा मैसेकर कभी नहीं देखा? तैमूर का मकसद वाकई जिहाद था या फिर सिर्फ यहां से माल इकट्ठा करना? जानिए इस वीडियो में। बरसगीर ने कई हमलावर देखे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे थे जिनके हमलों ने यहाँ की तारीख का रुख मोड़ दिया। अमीर तैमूर भी एक ऐसा ही हमलावर था जिसके हमले ने 14वीं सेंचुरी के आखिर में पंजाब और फिर दिल्ली को हिला कर रख दिया। इससे पहले मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूँ कि तैमूर की फौज के इस मार्च में पंजाब के जिन इलाकों में जहाँ जहाँ से इसकी फौज गुजरी क्या हुआ था। इन इलाकों में पोठोहार, मुल्तान, तलंबा, पाकपतन, देबालपुर, भटनेर और इसके बाद सरसोती, असपंदी, केठाल और समाना शामिल थे। तैमूरी फौज को इन इलाकों में कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बड़ी और मुनज़्ज़म फौज के सामने पंजाब के ये इलाके बेबस नजर आए। अमीर तैमूर का मकसद दिल्ली पहुंचना था और इसके लिए उसकी जस्टिफिकेशन ये थी कि सलातीन दिल्ली इस्लाम की हिफाजत करने में नाकाम हो चुके हैं। जब तैमूर की फौज पानीपत पहुंच गई तो आगे दिल्ली तक का रास्ता अब उसके लिए साफ था। पानीपत दिल्ली से पहले आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस हुआ करती थी और इसी वजह से पानीपत में बड़ी जंगों का जिक्र मिलता है जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख बदल डाली। बाबर ने दिल्ली फतह करने से पहले 1526 में यहाँ लड़ाई लड़ी, फिर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई जिसमें मुगल शहंशाह अकबर ने सूरियों को शिकस्त दी, और फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मरहटों को शिकस्त दी। इन जंगों ने तख्ते दिल्ली और हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के फैसले किए। 1398 में जब अमीर तैमूर की फौज यहाँ आई तो उस वक्त यहाँ कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन तख्ते दिल्ली और तैमूर की फौज के दरमियान झड़पें होती रहीं। लोग इस फौज के आने की खबर सुनकर पहले ही इलाका छोड़ चुके थे। अब सारा फोकस दिल्ली पर था, जहां नासिरुद्दीन महमूद तुगलक और उसका ट्रस्टेड जनरल मल्लू खान तैमूर से जंग की तैयारी कर रहे थे। तैमूर ने इससे पहले पंजाब और दिल्ली के रास्ते में आने वाले इलाकों में जो तबाही और बर्बादी की थी उसकी खबरें भी दिल्ली पहुंच रही थी और वहां एक पैनिक फैला हुआ था। तख्त दिल्ली के हालात उस वक्त कुछ अच्छे नहीं थे। इससे पहले मैं बात कर चुका हूं कि दिल्ली के तख्त पर तुगलक डायनेस्टी को 1388 में फिरोज शाह तुगलक की वफात के बाद एक सिविल वॉर का सामना था। इसके बाद 10 साल के अरसे में तख्त दिल्ली ने 5 बादशाह देखे। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक खान तख्त पर बैठा, लेकिन चंद महीनों बाद ही उसे असैसिनेट कर दिया गया। 1389 में अबू बकर शाह तख्त पर बैठा, लेकिन साल के अंदर अंदर मोहम्मद शाह से शिकस्त के बाद उसे भी गिरफ्तार करके मार दिया गया। 1390 में मोहम्मद शाह तख्त पर बैठा और 1394 में मोहम्मद शाह की वफात के बाद उसका बेटा हुमायूं खान तख्त पर बैठा, लेकिन 2 माह बाद उसे भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसके भाई नासिरुद्दीन महमूद शाह को तख्त पर बैठाया गया, लेकिन साथ ही फिरोजाबाद में नासिरुद्दीन नुसरत शाह को भी बादशाह डिक्लेयर कर दिया गया, जो दिल्ली से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में ही बैठा था। अब दोनों ही तख्त के दावेदार थे, लेकिन अथॉरिटी किसी के पास नहीं थी। बहुत से इलाके खुद मुख्तार हो चुके थे या फिर वहां तख्त दिल्ली की सिर्फ नॉमिनल अथॉरिटी थी। हिस्टोरियन सर जॉर्ज डंबर का कहना है कि उस वक्त दिल्ली के हालात किसी भी हमलावर के लिए एक ओपन इनविटेशन थे। यही वो इनविटेशन थी जो तैमूर ने कबूल कर ली थी और उसने दिल्ली का रुख कर लिया। तैमूर की फौज समरकंद से निकलकर चंद महीनों में ही दिल्ली पहुंच चुकी थी। हालांकि दिल्ली समरकंद से 1000 मील दूर था। दिल्ली का रास्ता भी मुश्किल था क्योंकि दरमियान में पहाड़, जंगल और पंजाब के बड़े बड़े दरिया थे जिनसे फौजें खौफ खाती थी। वो अगस्त में काबुल पहुंचा था और सितंबर में उसने दरिया सिंध पार किया। अक्टूबर में वो दरिया सतलुज के किनारे था। नवंबर और दिसंबर के महीनों में उसने पंजाब के इलाकों में मार्च किया। उसकी फौज का ये क्विक मार्च यहाँ के डिफेंसेस को पहले ही एक्सपोज कर चुका था। ये 90,000 की फौज थी जिसको तैमूर ने उसी तर्ज पर ऑर्गेनाइज किया था जिस तरह से चंगेज खान की फौज हुआ करती थी। ये फौज एक आंधी की तरह मार्च करती अब दिल्ली के बाहर आ चुकी थी।
उस वक्त दिल्ली पर सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह की हुकूमत तो थी, लेकिन असल इंतजाम मल्लू खान के पास था। मल्लू इकबाल खान सारंग खान का भाई था। तैमूर के हिस्टोरियन शरफुद्दीन यज़दी का कहना है कि सारंग खान और उसका भाई मल्लू खान ही थे जिनके पास उस वक्त सल्तनत में असल ताकत थी। सारंग खान देपालपुर का गवर्नर था और वहां से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को कंट्रोल करता था, जबकि मल्लू खान दिल्ली से आसपास के इलाकों पर कंट्रोल करता था। अमीर तैमूर ने मुल्तान पर कब्जे के बाद सारंग खान को एग्जीक्यूट करवा दिया था। कहते हैं बावजूद इसके कि दिल्ली के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि तैमूर को मैदान साफ मिलता। तैमूर के मुकाबले में आने वाली दिल्ली की फौज में 10,000 घुड़सवार, 25 से 40,000 सिपाही और 120 हाथी थे। दिल्ली पहुंचकर तैमूर ने लूनी में अपना कैंप लगाया। इस 90,000 की फौज के साथ उस वक्त 1 लाख से जायद वो कैदी भी थे जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से गुलाम बनाए गए थे। तैमूर ने दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने से पहले इनमें से हिंदू कैदियों को एग्जीक्यूट करने का हुक्म दे दिया। मलफूजात तैमूरी में लिखा है कि तैमूर के सरदारों ने इसे बताया कि जब उनकी फौज पर हमला हुआ तो इन कैदियों ने खुशी का इजहार किया था। इस पर तैमूर ने इनकी मैस एग्जीक्यूशन के ऑर्डर दे दिए। उस वक्त एक दिन में 1 लाख हिंदू कैदियों को कत्ल किया गया। जस्टिन मेरोजी ने लिखा है कि तैमूर अपनी फौज के पीछे आने वाले इन कैदियों की बगावत से इतना खौफजदा था कि उसने हर एक कैदी को उसी जगह पर कत्ल करने का हुक्म दे दिया। यहाँ तक कि तैमूर के साथ आने वाले मजहबी उलमा पर भी यह फर्ज आयद किया गया कि वो इन कैदियों को अपने हाथों से कत्ल करें। लेकिन इस कार्रवाई का एक मकसद यह भी था कि उसके अटैक से पहले यह खबर दिल्ली पहुंचे और वहां खौफ फैले। ये एक तरह से जंग से पहले साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का टैक्टिक भी था और तैमूर इसका बड़ा माहिर था। तैमूर के लिए अभी भी एक बड़ी मुश्किल तख्ते दिल्ली की फौज के हाथी थे। मलफूजात तैमूरी में उसने लिखा है कि मेरी सबसे बड़ी परेशानी हिंदुस्तान के ताकतवर हाथी थे। हमने उनके बारे में समरकंद में कहानियां सुनी थी और हमने यहाँ पहली झड़प में उनके कारनामे देखे थे। उनके चारों तरफ जर्रा बख्तर लगे होते थे और पीठ पर तीर अंदाज और महावत बैठे होते थे। अफवाहें थी कि हाथी के दांतों में जहर होता था जिसे वो लोगों के पेट में घुसा देते थे और उन पर तीरों और नेज़ों का कोई असर नहीं होता था। तैमूर का खुद ये लिखना है कि उसके सिपाहियों को खौफ था कि यह हाथी ऐसे हैं जो घुड़सवार को घोड़े समेत हवा में उछाल कर फेंक देते हैं। तैमूर ने इनका मुकाबला करने के लिए एक प्लान तैयार किया। उसने अपने सिपाहियों को एक गड़ा खोदने का कहा। इन गढ़ों के सामने बैलों को बांधकर खड़ा कर दिया गया। फिर ऊंटों पर लकड़ियां और खुश्क घास लादकर एक साथ बांध दिया गया और फिर तीरंदाजों को कहा गया कि वो हाथियों के महावतों को उस वक्त अपने तीरों से निशाना बनाए। ऊंटों पर लदी इस घास का क्या मकसद था ये आगे चलकर देखेंगे, लेकिन ये प्लान कामयाब होता या नहीं इसका मैदान जंग में ही पता चल रहा था। जस्टिन मेरोजी का कहना है कि तैमूर और दिल्ली के सिपाहियों के दरमियान पहली झड़प उस वक्त हुई जब मल्लू खान के दस्तों ने तैमूर के 700 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक फॉरवर्ड दस्ते पर हमला कर दिया। तैमूर का खुद ये लिखना है कि इस लड़ाई में उसके दस्तों ने दिल्ली के ट्रुप्स को शिकस्त दी और उन्हें वापस शहर की तरफ धकेल दिया। 17 दिसंबर 1398 को मल्लू खान और सुल्तान की फौज तैमूर की फौज से लड़ने के लिए दिल्ली शहर के दरवाजे से बाहर निकली। उसने हाथियों को दरमियान में रखा जिन पर तीर अंदाज बैठे हुए थे। तैमूर उस वक्त एक ऊंचे टेले पर था जहां से वो इस लड़ाई का सारा मंजर देख रहा था। जब जंग शुरू हुई तो ये बहुत खौफनाक थी। हिस्टोरियन शरफुद्दीन यज़दी ने लिखा है कि ऐसी जंग कभी नहीं देखी गई थी। मैदान में हर तरफ इस कदर शोर था कि इससे जमीन कांप रही थी। तैमूर के तीरंदाजों के हमलों से आसमान स्याह हो गया था। जंग के आगाज में तैमूर के तीरंदाजों ने मल्लू खान की फौज के राइट फ्लैंक को निशाना बनाया। इसके जवाब में मल्लू खान ने तैमूर के आगे बढ़ते सिपाहियों पर लेफ्ट से दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तैमूर की कैवलरी ने दिल्ली के इन्फेंट्री के दस्तों पर हमला करके इन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया। पीर मोहम्मद, सुल्तान हुसैन और खलील सुल्तान तैमूरी फौज के इन दस्तों की कमांड कर रहे थे। शहजादा रुस्तम पिछले हिस्से की कमांड और इसे प्रोटेक्ट कर रहा था और तैमूर इस फौज के सेंटर में था। इस मौके पर मल्लू खान ने हाथियों को आगे बढ़ने का सिग्नल दिया, जिन्होंने अब तैमूरी फौजों की फ्रंट लाइन का रुख कर लिया। लेकिन तैमूर ने इनके लिए पहले से एक प्लान बना रखा था। उसने अपने सिपाहियों को कहा कि जैसे ही हाथी उनके सामने आए तो ऊंटों पर लदी घास और लकड़ियों को आग लगा दी जाए। जस्टिन मेरोजी का लिखना है कि तैमूर की स्ट्रेटेजी कामयाब रही। अचानक ये ऊंट हाथियों के सामने आ गए जिन पर आग जल रही थी। हाथी खौफ के मारे अपने ही सिपाहियों की तरफ भागने लगे और उन्हें ही कुचलने लगे। तैमूर के तीरंदाजों ने ऊपर बैठे महावतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
इसके बाद मैदान में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मौरख ख्वांदा अमीर ने अपनी किताब हबीबुल अस्यार में लिखा है कि अचानक हिंदुस्तानी फौजियों के सर मैदान जंग में दरख्तों से गिरे हुए नारियल की तरह नजर आने लगे। अब तैमूरी फौज पीछे थी और दिल्ली की फौज आगे। शहजादा पीर मोहम्मद ने दिल्ली की दीवारों तक इस फौज का पीछा किया। इसी दौरान तैमूर के 15 साला पोते खलील ने सिपाहियों के साथ एक हाथी पकड़ा और उसे अपने दादा के सामने खड़ा कर दिया। उस वक्त तैमूर खुद भी लड़ाई में कूद पड़ा और जंग की क़यादत कुर्रा खान को दे दी। मलफूजात तैमूरी में उसने लिखा है कि मैंने एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। मैं बाएं और दाएं हाथ में तलवार और कुल्हाड़ी चलाता हुआ चल रहा था। मैंने 2 बार हाथियों की सूंड काट डाली। जिसकी सूंड काटी वो झुक गया और उसके ऊपर बैठे सिपाही गिर गए। इसी दौरान शहर से बड़ी बड़ी मूंछों वाले हिंदू सिपाही हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़े। मेरे दोनों हाथ इतनी तेजी से वार कर रहे थे कि मैं अपनी ताकत और तेजी पर हैरान था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले सिपाही हमारे आगे ढेर होते जा रहे थे और हम आहिस्ता आहिस्ता शहर के दरवाजे के करीब पहुंच रहे थे। तैमूर ने लिखा है कि इस लड़ाई में वो खुद भी जख्मी हुआ। उसकी दोनों कलाइयां जख्मी हो गईं और उसकी टांगों पर 5 जख्म आए। तब तक तैमूर के सिपाही दिल्ली में दाखिल हो चुके थे। हिस्टोरियन फरिश्ता ने लिखा है कि दिल्ली की फौज को बहुत कम वक्त में शिकस्त होगी। दिल्ली के सुल्तान महमूद और मल्लू खान अपने लोगों को छोड़कर मैदान जंग से भाग गए। अगले दिन तैमूर फातेह की तरह दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली की दीवारों के अंदर खैमा लगाकर तैमूर का दरबार बनाया गया ताकि दिल्ली वाले उसके सामने से गुजरें और पेश हो सके। दिल्ली के उमरा ने तैमूर को तावान अदा करने की हामी भी भर ली। जस्टिन मरोजी ने लिखा है कि एक एक करके तकरीबन 100 के करीब हाथी तैमूर के सामने लाए गए। उन्होंने तैमूर के सामने घुटने टेके और सूंड उठाकर सलाम किया। तैमूर ने फैसला किया कि वो उन्हें तबरेज, शराज, अर्जनजान और शेरवान के शहजादों को बतौर तोहफा भेजेगा। तैमूर ने अपने मैसेंजर्स को भेजा कि पूरे एशिया में यह खबर फैला दें कि दिल्ली पर तैमूर का कब्जा हो गया। एक तरह से तैमूर ने वो कर दिखाया जो उससे पहले अलेक्जेंडर और चंगेज खान नहीं कर सके थे, और वो दिल्ली तक पहुंच गया था और ये शहर अब इसके कंट्रोल में था। इसके बाद अब असल मरहला था और वो शहर के खजाने का हिसाब लगाना था। उस वक्त शहर सरेंडर कर चुका था और कोई ऐसी रेजिस्टेंस शहर के अंदर मौजूद नहीं थी। तैमूर के फौजी शहर और शहर वालों के पास जो कुछ था उसे लूटने में मसरूफ थे। इसके सिपाही घर घर जाकर बताने लगे कि उन्हें कितनी रकम अदा करना पड़ेगी। ज्यादातर हिस्टोरियंस का लिखना है कि शुरू में सब ठीक जा रहा था, लेकिन फिर अगले कुछ दिनों में दिल्ली में दाखिल होने वाले तैमूर के सिपाहियों की तादाद बढ़ने लगी। इनमें वो सिपाही भी शामिल थे जिन्हें शहर में दाखिल होने या यहाँ से सामान इकट्ठा करने का नहीं कहा गया था। जस्टिन मरोजी का कहना है कि शहर के दरवाजे खोल दिए गए थे। शरफुद्दीन अली यज़दी का ख्याल है कि उस वक्त तैमूर के 15,000 सिपाही दिल्ली की हदूद में पहुंच चुके थे। फिर तैमूर के सिपाहियों और दिल्ली के लोगों के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ। मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ मोहम्मदन पावर इन इंडिया में लिखा है कि जब हिंदुओं ने देखा कि उनकी औरतों की तौहीन की जा रही है और उनकी दौलत लूटी जा रही है, तो उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। यही नहीं, वो अपनी बीवियों और बच्चों को खुद कत्ल करके तैमूर के सिपाहियों पर टूट पड़े। जिसके बाद दिल्ली में वो कत्लेआम देखने में आया कि सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। तैमूर की पूरी फौज ही दिल्ली में दाखिल हो गई। दिल्ली का ये वो मैसेकर था जिसे दिल्ली वाले सदियों याद करते रहे। इनमें से कुछ लोगों ने पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में पनाह ले ली। जस्टिन मरोजी का कहना है कि तैमूर के 500 सिपाहियों और 2 रईसों ने मस्जिद पर हमला किया और वहां पनाह लेने वाले हर एक को कत्ल कर डाला। उन्होंने उनके कटे हुए सरों का मीनार बनाया और उनकी लाशों को गधों और कौवों के खाने के लिए छोड़ दिया गया। यह कत्लेआम मुसलसल 3 दिन तक जारी रहा। गयासुद्दीन अली ने अपनी किताब डायरी ऑफ तैमूर्स कैंपेन इन इंडिया में लिखा है कि तातारी सिपाही दिल्ली वालों पर ऐसे टूट पड़े जैसे भूखे भेड़िए भेड़ों के किसी गिरोह पर टूट पड़ते हैं। नतीजतन दिल्ली जो अपनी दौलत, जवाहरात और खुशबुओं के लिए मशहूर था, वो जलती हुई दोज़ख में तब्दील हो गया और उसके हर कोने से सड़ी हुई लाशों की बदबू आने लगी। ये भी कहा जाता है कि तैमूर अपने कैंप में आराम कर रहा था और दिल्ली में होने वाले इस मैसेकर के बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस इससे एग्री नहीं करते। तैमूर की फौज एक डिसिप्लिन्ड फौज थी और ऐसा मुश्किल था कि ऊपर से किसी ऑर्डर के बगैर वो इस तरह से लूट मार करते या लोगों को मारते। दिल्ली में जो कुछ हुआ उस हवाले से अमीर तैमूर ने अपना वर्जन भी मलफूजात तैमूरी में रिकॉर्ड किया। उसने लिखा है कि इसकी कई वजूहात थी। एक तो तुर्क सिपाहियों की एक पार्टी थी
जो शहर के दरवाजे पर लूटमार कर रही थी। एक वजह यह थी कि हरम की कुछ औरतों ने पैलेस ऑफ 1000 कॉलम्स देखने की ख्वाहिश का इजहार किया जो मलिक जूना ने बनवाया था। उसका कहना है कि मैंने इसकी इजाज़त दे दी और साथ कुछ सिपाहियों को भी भिजवाया। फिर एक और वजह यह भी थी कि कुछ सिपाही अनाज इकट्ठा करने के लिए शहर में दाखिल हो गए। एक और वजह यह थी कि मेरे इल्म में आया कि शहर में आसपास के इलाकों से बहुत से हिंदू आ गए थे जिनके पास मालो दौलत थी। मैंने उन्हें पकड़ने और पेश करने का हुक्म दे दिया। इन तमाम वजूहात की बिना पर बहुत से सिपाही शहर के अंदर थे। जब उन्होंने हिंदुओं को पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने रेजिस्ट किया, जिस पर तुर्क सिपाही उन पर टूट पड़े। उनके मुकाबले में ये जो लोग थे वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े। अगरचे फौज के अमीरों ने मजीद फौजियों को शहर के अंदर आने से रोक दिया, लेकिन इस लड़ाई के शोले बहुत बुलंद हो चुके थे। तैमूर ने यह भी लिखा है कि जब जुमे की सुबह हुई तो मेरी फौज मेरे ही कंट्रोल में नहीं थी। वो शहर में दाखिल हो गई। ये कत्लेआम उस दिन भी जारी रहा और उससे अगले दिन भी। तैमूर ने यह भी लिखा है कि इतवार को मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने मस्जिद जामी में पनाह ले ली है और उनके पास हथियार भी हैं। मैंने अमीर शाह मलिक और अली सुल्तान तवाची को भेजा कि इस जगह को क्लियर करें। उन्होंने इन लोगों को भी मार डाला। तैमूर ने खुद लिखा है कि दिल्ली में कत्लेआम के बाद उसकी फौज के हाथ बेशबहा दौलत लगी। जो माल उन्होंने इकट्ठा किया इसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात शामिल थे। हर सिपाही ने 50 से 100 लोगों को गुलाम बना लिया। कोई ऐसा सिपाही नहीं था जिसके पास 20 से कम लोग हों। सिर्फ सैयदों, उलमा और कुछ दीगर मुसलमानों को छोड़ दिया गया। उसने ये भी लिखा है कि तकदीर के कलम ने दिल्ली वालों का मुकद्दर ये लिख दिया था, हालांकि मेरा इरादा इनको बख्शने का था। खुदा की रजा के आगे मैं भी कामयाब नहीं हो सका। तैमूर को हुकूमत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो यहाँ रहना चाहता था। जिस काम के लिए वो आया था वो अब पूरा हो चुका था। दिल्ली और आसपास के इलाकों से उसने मालो दौलत इकट्ठा कर लिया था। इस लड़ाई के लिए उसकी रिलीजियस जस्टिफिकेशन ऐसा लगता था कहीं पंजाब की तबाही खजानों को इकट्ठा करने और दिल्ली के कत्लेआम में गुम होकर रह गई थी, जिसके बाद अब उसकी वापसी का वक्त हुआ चाहता था। तैमूर सिर्फ 2 हफ्ते दिल्ली में रहा। इस दौरान आसपास के इलाकों से राजों, मकामी दरबारियों और शहजादों की तरफ से उसके सामने सरेंडर किया जाता रहा और वो इसे खिराज पेश करते रहे। उसने खिजर खान को पंजाब और अपर सिंध का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। खिजर खान सादात फैमिली से अपना डिसेंट क्लेम करता था और उसने ही आगे चलकर तैमूर के जाने के बाद दिल्ली में सैयद डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। तैमूर ने पीर मोहम्मद को मुल्तान और पंजाब के कुछ हिस्सों का कंट्रोल दिया। कुछ अफगान गवर्नर भी लगाए। कहते हैं दिल्ली का लूटा हुआ खजाना लेकर तैमूर की फौज ने अपने मुल्क की तरफ वापसी का सफर शुरू किया तो इनके पास इतना सामान था कि वो एक दिन में सिर्फ 4 मील तक सफर कर पाते थे। जब तैमूर के सिपाही वापस जाने के लिए दिल्ली से निकले तो हर सिपाही के पीछे एवरेज 150 लोग चल रहे थे। तैमूर ने दिल्ली के बहुत से आर्टिजन्स या दस्तकारों को भी साथ ले जाने का फैसला कर लिया। इन लोगों को भी गुलाम बनाकर और जंजीरों में डालकर साथ समरकंद ले जाया गया। वापसी के सफर में भी तैमूर को रास्ते में लड़ाइयां लड़ना पड़ी। वो फिर पंजाब से गुजरा, जिसका मैंने पहली वीडियो में डिटेल के साथ जिक्र किया है। उसने वापसी के सफर में लाहौर की तरफ एक और एक्सपेडिशन भिजवाई जिसने फिर से लाहौर में जाकर तबाही मचाई। वापसी के रास्ते में तैमूर पंजाब के नॉर्थ में पहाड़ों की तरफ से गया जिन्हें शिवालिक हिल्स भी कहा जाता है। ये हिमालय के दामन में वाक़े हैं या इसके फुट हिल्स हैं। दिल्ली की हुक्मरानी की जंग तैमूर के जाने के बाद भी चलती रही। तैमूर के जाने के कुछ अरसे बाद मल्लू खान और सुल्तान शाह भी वापस आकर इस स्ट्रगल में शामिल हो गए, लेकिन तैमूर के हमले ने तुगलक डायनेस्टी की कमर तोड़ दी थी और तख्ते दिल्ली पर उनकी वापसी मुश्किल थी। तुगलकों का दौर अब खत्म हो चुका था। खिजर खान ने मल्लू खान को 1405 में शिकस्त दी और वो इस लड़ाई में मारा भी गया। इसके बाद खिजर खान ने 1414 में दिल्ली पर अपनी अथॉरिटी कायम तो कर ली, लेकिन सैयद डायनेस्टी को भी शोरशों का सामना रहा। तैमूर के जाने के बाद उनकी पोठोहार के खोखरों से लड़ाइयाँ चलती रहीं। सैयदों को 50 सालों में ही लोधियों ने शिकस्त देकर तख्त दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तैमूर की कैंपेन्स उसके समरकंद वापस जाने के बाद भी जारी रही। उसने मिस्र, तुर्की और शाम के इलाकों पर फिर से हमले किए। 1401 में उसने बगदाद पर हमला किया। वो 1404 में फिर से वापस समरकंद आया और चीन पर हमले के लिए निकला ही था कि बीमार हुआ और फरवरी 1405 में उसका इंतकाल हो गया। एक रवायत में आता है कि तैमूर ने जब दिल्ली का मुहासरा कर रखा था तो एक रोज एक हिंदू साधु ने किले की दीवार पर चढ़कर तैमूर से कहा कि अमीर, तू इस वक्त 63 बरस का हो चुका है। अगर तू दिल्ली फतह करने का इरादा तर्क करके यहाँ से चला जाएगा तो 94 यानी 94 साल की उम्र पाएगा, लेकिन अगर तू इस शहर में दाखिल होने पर बजिद रहा तो तेरी जो उम्र होगी वो 70 बरस यानी 70 ईयर्स होगी।
तैमूर ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी, महासरा जारी रहा और बिलाखिर दिल्ली को फतह कर डाला। अब ये बात दुरुस्त है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तैमूर ने वाकई 70 बरस की उम्र पाई और फरवरी 1405 में उस वक्त इंतकाल हो गया जब वो चीन जाने की तैयारी कर रहा था। अमीर तैमूर का मज़ार आज भी समरकंद में है। तैमूर अपने बाद आने वालों को दिल्ली का रास्ता दिखा गया। इसके बाद उसके डिसेंडेंट बाबर ने यहाँ आकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसने हिंदुस्तान की तारीख को एक नया मोड़ दिया। लेकिन तैमूर के इस हमले ने सल्तनत दिल्ली की तारीख जरूर मोड़ दी। दिल्ली के सुल्तानों ने सदियों जो कुछ जमा किया था वो उनके हाथ से एक दिन की लड़ाई में चला गया। सल्तनत का सबसे जरखेज इलाका पंजाब बर्बाद हो गया, दिल्ली का शहर भी उजड़ गया, लाखों लोग यहाँ या तो मार दिए गए या फिर गुलाम बनाकर साथ ले जाए गए। तैमूर को ये सब कुछ करने में चंद माह लगे, लेकिन कहते हैं कि दिल्ली को इस हालत से निकलने में 100 साल लग गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।